को जीवंत करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुआ है। उस परंपरा का नाम है मीट द प्रेस। आज के मीट द प्रेस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मेवाड़ के पूर्व राजघराने से श्री लक्षराज सिंह मेवाड़। भारतीय संस्कृति त्रिसंध्यम या पठे नर न च विघ्नं भूम सर्व सिद्धि कर्म परम विद्यार्थी रखते विभ्राम। आपने स्वेच्छा से खुद को जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया। अपनी परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कोविड में कई अभियान शुरू किए एवं भारतीय सेना के लिए इन्होंने एम्बुलेंस भी दान की है। महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल का प्रबंधन करने वाले विद्यादान ट्रस्टी के आप ट्रस्टी हैं। उदयपुर जिला क्रिकेट संघ का भी हिस्सा आप हैं। HRH ग्रुप ऑफ होटल्स उदयपुर के कार्यकारी निदेशक के रूप में उदयपुर के श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़ ने विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने, आतिथ्य के उद्योग में रोजगार पैदा करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंपीरियल चैम्बर के सलाहकार भी हैं। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सदस्य और पर्यटन उप समिति के अध्यक्ष और राउंड टेबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 27 जनवरी 2022 को उदयपुर के श्री लक्षराज सिंह जी मेवाड़ को राजस्थान के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री कलराज मिश्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय सीमित तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और लेक सिटी प्रेस क्लब के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से आग्रह करती हूँ कि आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। एक ही बात कहना चाहूँगा, वैसे अपन मेरे हिसाब से काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे तो मैं क्या कहूँ, पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे आज जो है वो 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा होती है ना, उससे आज मेरे को कुछ कम महसूस नहीं हो रहा है। तो मैंने ट्राई लोग एक दूसरे को जान सकते हैं और तो पुनः आपके पूरे क्लब को, आपको कभी इस सोच के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत शुभकामनाएं। अब हमारे लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर शमाली से आग्रह करूंगी कि एक बार अपने जो अतिथि हैं उनके स्वागत उद्बोधन में कुछ करें। लेक सिटी प्रेस क्लब की सबसे पुराने मीट द प्रेस कार्यक्रम में मेवाड़ पूर्व राजघराने के सदस्य और राज्यपाल की पर्यटन समिति के सलाहकार लक्षराज सिंह जी मेवाड़ का मैं और मेरा पूरा लेक सिटी परिवार हार्दिक स्वागत करता है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो वर्ष है ये हमारे लिए सिल्वर जुबली ईयर है। इस लेक सिटी प्रेस क्लब को इस्टेब्लिश हुए 25वां साल चल रहा है और इसी को लेकर पूरा जो परिवार है काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि पूर्व अध्यक्षों के नेतृत्व में इस क्लब ने लगातार उन्नति की और कोशिश कर रहे हैं कि लगातार ये क्लब आगे बढ़ता जाए, पत्रकार हितों के लिए काम करता रहे। मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम राजस्थान जो है वो पर्यटन नगरी है और उदयपुर जो है वो पर्यटकों की सबसे पहली पसंद मानी जाती है और आप पर्यटन समिति के सलाहकार है राज्यपाल जी के, तो आप पर्यटन को लेकर क्या सोच रखते हैं, इस पर अपनी बात रखें। नमस्कार। देखिए, आज की तारीख में ये बहुत लंबा सफर रहा है, जहाँ तक कि हम लोगों ने आकर और उदयपुर में अपनी एक पहचान जो है वो एक पर्यटन क्षेत्र के तौर के ऊपर अपने आप को साबित किया है। और ये खुशी की बात है कि केवल प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया के अंदर अव्वल स्थान के अंदर उदयपुर ने अपने आप को स्थापित किया है। तो ये सब लोगों की जो है वो एक कामयाबी दर्शाती है, हर नागरिक की, हर शहरवासी की, जो लोग इस शहर के अंदर रहते हैं, बसते हैं, जन्मभूमि हो, कर्मभूमि हो या इस शहर से जिन लोगों ने एक रिश्ता रखा है, उन सब लोगों को इस चीज का श्रेय जाता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हुई हो। इस चीज को करने में कई दशक लगे, कई सोच लगी, कई बातों की शुरुआत एक मजाक से हुई और आज जाकर वो है एक स्तंभ के रूप में जाकर उभर रहा है कि हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उदयपुर को केवल हम लोगों को एक पर्यटन नगरी के तौर के ऊपर ही सीमित नहीं कर देना चाहिए। इस शहर के अंदर, इस जगह के अंदर और भी बहुत कुछ है देने के लिए। एक किसी चीज के अंदर भारत हासिल करी है, ये बड़ी अच्छी बात है, फख्र की बात है, खुशी की बात है। पर इस शहर के अंदर और इन लोगों के अंदर और भी बहुत कुछ है उदयपुर शहर की पहचान बनाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही सर। अब मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकारों से भी कहूँगी कि आपके कुछ सवाल जो आप सर से करना चाहते हैं तो आपने खूब सारे बनाए हैं। क्या आने वाले कुछ सालों में हम आपको सांसद या एमएलए के रूप में देख रहे हैं? ऐसा मैंने भी सुना पहले। देखिए,
ये आप कह रहे हैं कि सक्रिय हुए, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये मानता हूँ कि क्या कहते हैं कि कार्य करना जुझारूपन से, कर्मठता से, नीड के अंदर काम करना, ये परिवार का एक मुसलसल तरीका और अरसों से चलता हुआ आ रहा है। आज की दुनिया जो है वो जरूर छोटी होती चली जा रही है, तो इस वजह से शायद ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ज़्यादा सामने आ जाती हैं, और इस वजह से ये चीज़ें लगी जा सकती हैं कि ये चीज़ हो रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि काम करने का एक प्रयास है, करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना खुद का एक चीज़ जो है, मेहनत जो है उसको करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जिन रास्तों पे हमारे पूर्वज चले, उन पथ चिन्हों पे चलने का हमारा भी एक प्रयास है। जहाँ तक सवाल रहा सांसद का और इन चीज़ों का, आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो जनप्रतिनिधि के लिए जो है सामने आ सकता है, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सभी के लिए वो दरवाजे जो हैं खुले हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इस दिशा में कोई सोच नहीं है, कुछ नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है, पर काम करना और सेवा करना और एक अच्छा कोई काम करना, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे जनसेवा के क्षेत्र में हो, वो चीज़ चालू रहेगी और उसको मुसलसल आगे जाएगी। मैंने आपकी भी इन दिनों एक रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें मैंने देखा कि आपने परंपराओं को कुछ ज़्यादा महत्व दिया है, तो मेवाड़ी परंपराओं की तरफ भाग रहे हैं, सूरज भी डूब गया। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम लोगों को ये चीज़ तय करनी है, और इसका दोष और किसी को नहीं जाना चाहिए। इसका दोष जो यहाँ पीढ़ी बैठी है ना, इन्हीं को जाना चाहिए, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ। अगर आज हम लोग अगर इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे और दूसरे लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे और उन लोगों के साथ में गलतियां ढूंढते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। और ये देखिए, मैंने कई बार ये उदाहरण दिए, और भाषा के बारे में आप बात कर रहे हैं तो भाषा से ही मेरे जहन में दिमाग में उदाहरण आता है। और देखिए, हर भाषा के लिए मैं बात करता हूँ और कहता हूँ कि आदमी को सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, करनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लोग उसको अधिकतर और ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। वो आज की तारीख में देश दुनिया को जोड़ने का काम करती है, और अपने को वो भाषा आनी चाहिए। पर हमको उस चीज़ के साथ में हम लोगों को ये भी याद रखना है कि वो भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म हो जाती है। हिंदी जो है अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म हो जाती है। हमें ये तय करना है कि हमको हमारी मिट्टी की तरफ वापस आना है, हमको हमारी संस्कृति की तरफ वापस आना है। अब अपने कोई लगता है और यार वाकई पूछेगा, मैं यूँ बात करूँगा वो मैंने हम जगह देसी ठोट हूँ, तो हमारी गर्लफ्रेंड किस तरह इम्प्रेस रहेगा, या वहाँ किस तरह इम्प्रेस रहेगा, या वनडे लाने में ही रहेगा। जब तक हम लोग इस सोच और इस पाखंड से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम इस सोच को नहीं त्यागेंगे, तब तक जो है हम लोग नहीं पहुँचेंगे सब में। और इसको हम लोगों को इसका दोष किसी और को नहीं देना चाहिए। हम लोगों को स्वयं को पहले हमारे गिरबान में झांकना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों को उसके अंदर चीज़ों को क्या दुरुस्त करने की एक आवश्यकता, केवल इन चीज़ों को लेकर भाषाओं तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, हमारी मिट्टी की इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनसे हम आज की तारीख में दूर चले जा रहे हैं। आज देखिए, बड़े भाई और बड़े अपने मित्रों की दो पंक्तियां मेरे जहन में आती हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वो जिंदगी की तरफ वापस लौटना है। लैपटॉप को और मोबाइल को चेहरे पे रख के नहीं सोया जा सकता, किताब को चेहरे पे रख के सोया जा सकता। तो वो चीज़ हमको आज वापस जो है जिंदा करनी, क्योंकि हम लोग जब रिविजन करते थे एग्जाम के टाइम पे जब कुछ नहीं आता था तो चेहरे को ऊपर किताब रख के ही सोते थे। तो इस वजह से हमारा एक वास्ता जो किताबों से बड़ा करीबी है। पर तो ये चीज़ आदमी को और अपने आप को अंदर अपने जो है वो जगानी पड़ेगी। और मैं पहले ये भी कहता हूँ कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं, अब वक्त ये आया है कि पेरेंट्स के लिए स्कूल खोल लेना चाहिए। एक मारो सवाल है, आजकल आप चित्तौड़ गणा घूम रहे हो, कई गुरु को संकेत मिले हो चित्तौड़ में आप? चित्तौड़ तो 1500 साल में घूम रहे हैं। विशेष कर आजकल विशेष कर दे रहा हूँ। विशेष नहीं है, आप लोगों ने नजरों में ज्यादा एरिया है। अब चीज आप लोग देख लो, दुनिया छोटी गई की गातियाँ एरिया सब रहे हाथ में, सब फोटो पाड़ दे, कोई बटन आंट दे, कोई बटन आंट दे, फोटो उठा देते बेटा, अच्छी बात है। बट जहाँ तक चित्तौड़ घूमने का सवाल है, निवाड़ के चप्पे पे हम लोग और आप लोग सब हम लोग इतने वर्षों से घूम रहे हैं, तो यही बात नहीं। थोड़ा कहीं तो भेगा जरूर होने मैंने। हाँ सर, अभी आपने कहा था कि लेक सिटी में पर्यटन के अलावा कोई नई चीज़ का बढ़ावा देना चाहिए, तो आपके जहन में ऐसी कोई चीज़ है जिससे लेक सिटी को उस नई चीज़ से पहचान मिले? देखिए सर, मैं अगर इस बात के अंदर एक बात कहूँ तो बहुत खूबसूरत सवाल है।
और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज अगर 19वीं शताब्दी अगर ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और उसका रास्ता अगर किसी जगह से होकर गुजरता है तो शिक्षा से होकर गुजरता है। आज उदयपुर शहर को भी अगर काम करना चाहिए। आज की तारीख में हम वो देश हैं जहाँ 65% लोग युवा हैं। और आज अगर हम आने वाले समय के लिए इस देश के भावी निर्माण के लिए अगर योगदान देना चाहते हैं तो उस नींव में हम योगदान दें जो आज की तारीख में युवा जो है उभरते हुए आ रहा है। और उन लोगों को अगर हमारे को कोई ताकत देनी है तो वो शिक्षा की ताकत देनी है। और अगर हम शिक्षा की ताकत देंगे तो केवल ये शहर नहीं और इंसान दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से दुनिया बनती है और इंसान से जो है वो गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। तो उसके अंदर जो है हम कहीं ना कहीं जो है वो इसके अंदर अगर शिक्षा को अगर हम लोग साथ में लेके चलेंगे और किसी भी चीज़ की हम लोगों को आज की तारीख के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। 21वीं सदी और किसी की नहीं हिंदुस्तान की होगी और उदयपुर अपनी एक नई पहचान पर्यटन के अलावा शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल 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 सर। सर, अभी आपको जो राज्यपाल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है डेवलपमेंट की, टूरिज्म के डेवलपमेंट की, तो उदयपुर के डेवलपमेंट के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत समय से डिमांड में है। एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें कस्टम डिपार्टमेंट ना आने से अभी तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो सुविधाएं वो नहीं कर रही। नंबर 2, हेरिटेज टूरिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए थे पिछली सरकारों के द्वारा, मगर हेरिटेज टूरिज्म जो आसपास डेवलप होना चाहिए था, प्रयास हुए बने, मगर वो उतने चले नहीं। तो वहाँ तक जो विदेशी पर्यटक आए पहुँचे, ये क्या हो। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा पर्यटक हिमाचल जाता है, कश्मीर जाता है, उत्तराखंड जाता है, मगर उदयपुर के आसपास भी कमलनाथ, झाड़ूर, कोटड़ा, बांसवाड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर मैं आपकी बात से। देखिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पर इस बात के अंदर भी मैं खुशी करता हूँ कि आपने जितने भी शहरों के नाम लिए वो सारे अपने देश से। तो खुशी मुझे इस बात की है कि एक नागरिक अपने देश का अपने देश के हिस्से देखने के लिए जा रहा है। इससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं हो सकती। और इसमें और कोई अच्छी बात नहीं कि देखिए, अगर आजू बाजू का मौका और लगे, उनकी सुविधाएं और बेहतर हो, देखो उसमें तो हमारा भी लालच है, हर शहरवासी का लालच है कि देखिए आजू बाजू की चीज़ें जो हो वो जरूर होना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों को जरूर मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कैसे अन्य जगहों को भी वो महत्व मिले और वो चीज़ें भी जो सामने निकल कर आए, राणकपुर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, जैसे आप बता रहे, उन चीज़ों के अंदर भी अभी बहुत गुंजाइश है। मैं ये सवाल भी पूछता हूँ कि जिस तरीके का भी आगे जाकर जो कार्य हो रहा है वो भी क्या विकास जो हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, उसके अंदर और कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं, उनको बेहतर किया जा सकता है, उसके अंदर और क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्या पेचीदियाँ हैं जिनको इंसान जो है बैठकर उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकता है। तो ये सारी एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर बैठ के चर्चा करनी चाहिए। और मैं एक और बात आपको ये कह सकता हूँ और बड़े खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये सारे विषय के ऊपर, मुद्दों के ऊपर राज्यपाल महोदय से भी चर्चा हुई। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने का सवाल है, अब उसके ऊपर पूरी तरीके से जोरों शोरों से जो है वो प्रयास आज के तौर के ऊपर, अभी के वक्त के ऊपर जो है वो चालू है। उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ जो है जल्दी से दरख्वास्त मेरे हिसाब से वहाँ तक पहुँच चुकी है और उम्मीद यही है कि इन चीज़ों को जो है वो मंजूरी मिले, जल्दी से जल्दी मिले और इस क्षेत्र को काफ़ी उस चीज़ से जो है वो मदद मिलेगी। बाकी आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है और मैं सब उस सोच के साथ सहमत हूँ। सर, एक सामान्य पर्यटक जो आता है वो एक सामान्य पर्यटक जब लौट के जाता है यहाँ से तो उसके मन में 3 बातें जरूर होती है। एक तो उदयपुर महंगो गणो, दूसरो ट्रैफिक गणो और पचे पार्किंग नहीं मिलेगा। इन तीनों के बिंदु हैं और सवाल इस तरह का है कि अगर हम संतुष्टि इंडेक्स पे बात करें तो यहाँ से लौट के जाने वाला अगर सर्वे कराए तो वो उदयपुर से कितना संतुष्ट होगा बनिस्पत की अन्य टूरिज्म सिटी से, क्योंकि यहाँ खाना भी आजकल टैरिफ बहुत महंगा हो गया है सर। देखिए सर, इसके लिए और कोई नहीं, आप लोग नहीं जिम्मेदार है और कोई भी जिम्मेदार नहीं। वापस जिस बात का आगाज मैंने जिस सोच के साथ में मैंने आगाज किया था उसी बात को मैं आपको निवेदन करूँगा। गाड़ियाँ आड़ी तिरछी कौन खड़ी करता है शहरों में? आज की तारीख में हम लोग स्कूटर और गाड़ियाँ जो हैं वो गली के अंदर कौन जाके खड़ी करता है? कोई और तो करने की चीज़ की कदर नहीं करेंगे तो हम किसको उम्मीद कर रहे हैं कि कौन इस चीज़ की कदर करे?
आज हम लोग गाड़ियों को आड़ा तिरछा लगाना बंद कर दें, थूकना बंद कर दें, सामान फेंकना बंद कर दें और इन चीज़ों को अगर अपन नहीं करें तो आधी समस्या गाड़ियों को वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आज मैं अक्सर जब गलियों से और इधर उधर से जब मैं निकलता हूँ या जाता हूँ, इतनी गाड़ियाँ जो है कहीं ना कहीं खड़ी रहती हैं जो बिना किसी कारण बिल्कुल सड़क के बीच में आपको मिलेंगी और उसके साथ में आपको बिल्कुल मुफ्त में उसका वट भी मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि क्या अपने को उस चीज की आवश्यकता है। और जहां तक खाने का सवाल करी थी कि प्राइस सेंसिटिविटी को लेकर केवल इस क्षेत्र को नहीं पूरी दुनिया को थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। बट और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोरोना के बाद में इस चीजों को लेकर बाय फोर्स जागरूकता जो है वो उठी है लोगों के अंदर। काफी सारी चीजें जमीन पर आई हैं जो पहले नहीं थी। लोग जो है हवाओं पे पैरों के निशान ढूंढ रहे थे, अब शायद थोड़ी सी चीजें जो है वो अन्य लोगों को जो है वो काफी एक बराबरी के स्तर पर ऊपर लेकर आई है। तो वो एक चीज जरूर जो है वो कीमतें थोड़ी बहुत तो दुरुस्त हुई है और आगे उन चीजों को दुरुस्त रखना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा तो ये दोनों तीनों बातें जो है वो मेरे दिमाग में, इसके अंदर मैं सिर्फ आखिरी में इतना कहूँगा किसी और को दोषी ना ठहराएं। अपनी एक गाड़ी है, अपन एक उसको पहले ढंग से खड़ा करें। अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है तो मैं उसके अंदर कोशिश ये करूँ कि मैं लूटूं नहीं, कमाई सब करें, लूटने की प्रवृत्ति से थोड़ा सा बाहर हो। सर देखिए था आप पर्यटन समिति के सदस्य राज्यपाल की ओर से शहर के आसपास लगातार बाहरी बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, शहर की जो खूबसूरती है प्राकृतिक उसको नष्ट किया जा रहा है होटलों के बीच। आप पर्यटन समिति के सदस्य को भी आप इस मुद्दों को उठाया सर कि इसमें समय होना चाहिए प्राकृतिक देखिए सर, इसमें क्या है कि अपने देश का स्वरूप से मैं आपको इस सोच का, इस बात का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। देखिए आज की तारीख में हम लोग आजाद लोग, सोच से, कार्य से, कानून से जो एक दायरे में आती है उसके अंदर हमारे पास में आजादी। हमको ऐसे कितने भी जो काम हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर हम लोगों को अपने आप से ये सवाल पूछना है कि हम उन चीजों को लेकर कितने जिम्मेदार हैं। आपको कोई कार्य करने की इजाजत मिलती है या आप कर सकते हैं और कानूनी तौर से अगर आपको वो इजाजत मिल रही है और आप उसको कर सकते हैं और आपके पास में संपूर्ण ताकत है उस काम को करने की, उसके बावजूद अगर आप उस चीज को नहीं चुनते हैं करने के लिए, तो मैं ये मानूंगा कि आप एक जिम्मेदार हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इन दो चीजों के बीच में सोचते हैं कि भाई हमारे को जब सरकार ने इस चीज की इजाजत दे दी, अदालत ने इस चीज की इजाजत दे दी, हमारे को फलानी सारे महकमों से जो है वो इजाजत मिल गई, तो अपन को कौन रोक सकता है इस काम को करने के लिए? बेशक आपको कोई नहीं रोक सकता इस काम को, पर क्या वो काम हम हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए इस दौर के अंदर क्या वो उचित है? तो इंसान को कहीं ना कहीं उस सोच से, देखिए मैंने हमेशा से ये बात कही कि अकड़ मुर्दा लोगों में होती है, तो उस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं एक अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग स्वरूप में उसको बैठकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक सही रास्ते को पहुंचेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था, पर्यटन और पर्यावरण इन दोनों का तालमेल बिगड़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ियाँ काटी जा रही है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सर इसके लिए कुछ किया जा रहा है? अब देखिए सर, इसके अंदर मैं यही बात कहूँगा कि जो ताकत मेरे सामने बैठी है वो इस चीज को जरूर उठा सकती है, उठाना चाहिए और इसमें कोई शक की बात नहीं कि देखिए कि आज की तारीख में इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो चीजों के अंदर तब्दीलियां जरूर आ रही है। क्या विकास के नाम पर विनाश हो रहा है? ये सवाल आज से नहीं सदियों से चलता हुआ आ रहा है और इस चीज के अंदर क्या किया जा सकता है, क्या लोग एक साथ होकर इस चीज को कार्य कर सकते हैं? इसके अंदर मैं ये मानता हूँ कि किसी तरीके से जोर जबरदस्ती नहीं, बैठकर अगर बातचीत करी जाए और प्यार से इन चीजों के बारे में बात करी जाए तो व्यापार नहीं पर प्यार से जरूर काम हो सकता है। तो उस दिशा के ऊपर अगर लोग और सोच को अगर आगे बढ़ाएंगे तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं चीज का रास्ता जरूर निकलेगा। बट क्या ये एक मुद्दा है, क्या ये एक सोच विचार का एक विषय है? बेशक है। जी झीलें संरक्षण के लिए क्या सोचना है आपका? उदयपुर के लाइफ लाइन झीलें हैं, झीलों की सफाई के लिए 2-3 संगठन सिंबॉलिक रूप से संडे को सफाई करते हैं, बाकी झीलें गंदी रहती हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना, सरकार क्या करना चाहिए? देखिए सर, मैं ये कहूँगा कि लाइफ लाइन इस पूरी कायनात के लिए पानी है सर, केवल शहर के लिए नहीं। हम लोग जितना जल्दी इस चीज की तरफ जागेंगे
मैंने एक लेख भी लिखा था इसके ऊपर कि जल का अगर हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो जल जाएगा जल। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। मैं कुछ आंकड़े भी देख रहा था, अगर मेरी याददाश्त अगर सही हो और मेरे दिल और दिमाग के ऊपरी कोने से अगर मेरे को सही आंकड़े अगर याद आते हो, तो पीने का जो कोई पानी है वो 4% ही रह गया। तो ये मुद्दा केवल अब अपने बगल की बावड़ी तक पे सीमित नहीं रह गया। अब ये पूरे प्रदेश, देश और एक दुनिया का जो है वो एक विषय बनकर रह गया। और हम लोगों को सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों के ये पानी बर्बाद करने के प्रति जो है वो जिम्मेदारी जो हमको जानी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ सर, दिल बहुत दुखता है इन चीज़ों से। हम लोग सफाई की बात करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पहले हम वो चीज़ तो करें जो हमारे हाथ में है। आज की तारीख में हम जो है वो पशु को मिलाते हैं और उसके ऊपर जब तक अपन साबुन रगड़ रहे होते हैं उधर पाइप बाजू में रख के और उसको खुला चालू छोड़ के नाली के अंदर डाल के बैठ जाते हैं। आज की तारीख में हम घास को पानी पिलाने बैठते हैं कि घंटी बाज की वो पाइप में पटके और बटे वो गियो करो, अब 6 घंटा बाद में और भूल के हो तुम बटे वो पाइप चालू करो। अब इस प्रकार से तो हम लोगों की जो है वो गाड़ी को धो रहे हैं तो क्या कहते हैं उसको पाइप तो उसी के माथे डाल के अपन निकल गए, उसी चीज को बेहतर बाल्टी में डालकर उस काम को जो है वो किया जा सकता है। हम पहले तो उस पानी की कदर कर नहीं रहे, उस चीज को हम लोग जो है अर्थात जो है वो बहा रहे हैं। आज उदयपुर शहर इस मामले में खुशनसीब है कि उसको इतनी सारी जो है वो कुदरती तौर के ऊपर, इंसानी तौर के ऊपर इतनी आगोश, इतनी गोद मिली है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको हम लोग सही तरीके से उस चीज़ का इस्तेमाल हम लोग जो है वो करना नहीं चाह रहे। तो ये कहीं ना कहीं, और जो भाई साहब ने पहले जो सवाल पूछा उसके अंदर गंदगी की पहली बात तो आप जो रही है हम लोग डाल रहे हैं। तो अब वो हर नागरिक जब तक उस चीज के प्रति जो है वो जागरूक नहीं होगा, वो अपनी इस चीज को जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जब तक हम लोग अपनी गलतियों का ठीकरा या टोपी किसी और के सर के ऊपर पहनाते रहेंगे तो सर हम लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं इसके ऊपर उंगली उठाऊं, वो उसके ऊपर उंगली उठाए, वो उसके ऊपर उंगली उठाए, मतलब इस चीज ने कभी भी जो है वो सफलता के स्मारक के ऊपर नहीं पहुंचा है और आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। तो अब वक्त जो है वो आलोचनाओं करने का नहीं है, अब वक्त है जो सबको एक साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर, अब अगले दिन जैसा किसी का हुआ, किसी ने कहीं बैठे थे तो किसी ने उठा के पानी की बोतल उठा के फेंक दी, हम गए उसको उठाया और हमारे साथ में उसको थैली में या गाड़ी में डाल दी, जब घर पहुंचे तो डस्टबिन में डाल दिया, कुछ नहीं करना था। अब मेरा ये मानना है कि जहाँ कहीं भी वो व्यक्ति होगा या इस बात को जब सुनेगा तो उसको जिम्मेदारी का एहसास जरूर होगा कि ये काम मुझे वापस नहीं करना। तो हम लोगों को उसके प्रति, आज हम बैठे हैं कहीं और हमने उठा के किसी चीज को फेंक दिया और उसके बाद में सॉरी सर, तो अब वो चीज़ों से जो है हम लोग कहीं पे भी उन चीज़ों से नहीं पहुंचेंगे और एक दूसरे से पार्सल वाला जो काम है अब वो कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा सर, और उसको बंद करना पड़ेगा और अपने आप उन चीज़ों को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। सर अभी आपने एक प्रश्न के उत्तर में वर्ड यूज किया था, वर्ड फॉर्म के ऊपर आपने फोकस किया, तो वर्ड यूज फॉर्म पे आपका मेन फोकस एरिया क्या क्या है, नंबर 1। नंबर 2 उदयपुर और उसके आसपास का पर्यटन। सस्टेनेबल टूरिज्म पे पहला मेरा सब्जेक्ट और टॉपिक जो लेक्चर का था मेरा वो सस्टेनेबल टूरिज्म पे था, तो उसके ऊपर जनरल ग्लोबल टूरिज्म को लेकर मैंने चर्चा करी थी कि एबिलिटी टू सस्टेन इन दिस 21st सेंचुरी इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो उस चीज़ के ऊपर बात करी थी। और जहाँ तक सवाल है उदयपुर का, तो मैंने लोगों को एक ही बात बोली, मैंने कहा कि कितना हम ये बात कहेंगे कि उदयपुर इज द वेनिस ऑफ द ईस्ट, उदयपुर इज द वेनिस ऑफ द ईस्ट। अब वक्त ये आया है कि वेनिस ये बोले कि वी आर द उदयपुर ऑफ द वेस्ट। अब ये सफर है जो हमें तय करना है सर, और ये सब हम लोगों को मिलकर तय करना है। जब हम लोग अगर वहाँ पर काम करेंगे और जितना हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जितना हम लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाएंगे और अन्य लोगों को, सारे व्यवसायों को, सारे लोगों को, यंगस्टर्स को, सारी संस्थाओं को अगर हम लोग इन चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे, एक ज़माना आप देखिए ना सर, अपन क्यों ज़्यादा दूर जाए, अपन 30 साल पहले बात करें तो उदयपुर शहर को जानता कौन था? एक ढाबे को लोग पहचानते थे और उसको कहते रॉयल लेक पैलेस। कसा शहर में है? अबड़नी, बस केवल एक वो चीज की पहचान थी। आज की तारीख में आप देखिए ना, अन्य कितने और क्षेत्रों के अंदर आज की तारीख में उदयपुर जो है वो अपनी पहचान करा पा रहा है। आज अगर उदयपुर का नाम लिखा जाता है तो उसके साथ में सिडनी का, ब्रिटेन का, अन्य देशों और शहरों का नाम जो है लिखा जाता है। आज आप कोई एक झील के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो उसकी तुलना इटली के किसी झील से आज की तारीख में हो जाती है।
तो ये सफर जो है वो कहीं ना कहीं एक ठोस तरीके से तौर से उदयपुर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनाने के लिए तो बढ़ तो रहा है, पर हमारे को आज हम घर में बैठे हैं, यहाँ बैठकर हम लोग इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को कह सकते हैं कि आज जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर को यहाँ पर लाने को और आकर्षित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर क्या हम लोग, हमारा ढंग, हमारा तौर, हमारा तरीका, हमारा सलीका क्या सही है? हम क्या उस चीज के लिए तैयार हैं? तो वो हम लोगों को तय करना। चीज तो उस दिशा में बढ़ रही है, चीजें उस चीज को लेकर या उस सोच को लेकर और वो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को लेकर हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, पर एज सिटीजन्स, नागरिक के तौर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हम लोगों को अपने आप से ही पूछना पड़ेगा। जिन लोगों को डंका बजवाना है अपने शहर का अंतर्राष्ट्रीय देशों के स्तर के ऊपर, वो अपना काम करेंगे, पर जब लोग वहां से जब यहाँ आएंगे और वो सोच वापस लेकर जाएंगे सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के ऊपर कि बहुत महंगा है, पार्किंग सही नहीं है, गंदा है, और इस प्रकार की चीजों को अगर वापस लेकर जाएंगे तो हम क्या करें? तो ये कहीं ना कहीं जो चीजों के बीच में जो फासले हैं, और ये हर एक नागरिक के मसले हैं जिनको खुद को अपने स्तर के ऊपर इस चीज को उठाना है और उसके ऊपर कार्य करना है। स्मार्ट सिटी को लेकर स्मार्ट सिटी की घोषणा होगी, तो शाम को इन्होंने मेरे को फोन किया, अगर मेरे को फोटो डालो वो सड़कें खुद नहीं खराब होगी, पीछे पब्लिक कैसे जा रही है, हम तो देखे के थके। तो मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है, अभी तो पब्लिक परेशान हो रही है। तो ठीक है, जिलों में गंदगी के लिए तो हम सही रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र ये स्मार्ट सिटी होगी या उनके बारे में आप क्या करें? क्या स्मार्ट सिटी की घोषणा होगी? और आज की तारीख में मेरी छोटी सोच जो मुझे कहती है कि आज की तारीख में 21वीं सदी के अंदर अगर सबसे ताकतवर हथियार अगर कुछ है तो वो कलम है। अगर वो कलम अगर मुझसे ही अगर ये सवाल पूछेगी जो कि आज की तारीख में एक सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है, तो मैं यही आपको कहूँगा कि इसमें मैं भी आपके साथ हूँ और सरकार से इस चीज़ के बारे में सवाल पूछना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए कि इन चीज़ों को जल्द से जल्द जो है वो दुरुस्त किया जाए। आज की तारीख में क्या है सर, बेसिक एनालिसिस अगर कॉमन सेंस के तौर के ऊपर भी अपन अपनी छोटी स्मृति के साथ में भी करें तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम। अगर कोई त्यौहार आ रहा है, कोई काम हो रहा है तो उस समय पर ना करें, और यही एक वो हमारी जो सरकारें जब काम करना चाहती हैं तो ऐसा काम करके देती है जहाँ आपकी छाती, आपका दिल जो है वो गर्व से फूल जाता है। तो जब काम करना होता है तो काम हो जाता है, बदलता वही है जो बदलना चाहता है। अब अपने को ये तय करवाना है कि कौन वो कितना बदलना चाहते हैं, हम उनमें कितना बदलाव ला सकते हैं या दबाव बना सकते हैं एक सही काम को कराने के लिए। और सही जगहों के ऊपर अगर अपन इन मसलों को उठाएंगे तो मैं मानता हूँ कि ये सबके हित की एक बात है जो जल्द से जल्द दुरुस्त होनी चाहिए। इसमें आप भी परेशान है, हम भी परेशान है और पूरा शहर परेशान है। नहीं सर, मैं इसको पहले पर्यटन से नहीं मानूंगा, मैं ये मानूंगा कि सर ये पहले एक अपनी एक जनरल एक राइट की एक बात है सर। मतलब पर्यटन तो फिर भी बाद में आ जाएगा, पहले जो अपने शहर का एक आम नागरिक है, जो हम लोग इस शहर के जो वासी है वो कहाँ जाएंगे? पहले हम लोग अपने आप का तो ख्याल रखें। हम लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, पड़ोसी के बारे में क्या सोचेंगे? तो पहले हम हमारे घर की व्यवस्था तो सही करें, तो फिर तो जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनका ध्यान भी रख लिया जाए। पहले हम तो व्यवस्थित रहें। बातें हुई है लेकिन सरकारें बदली है, अभी तक इसका फैसला उदयपुर में नहीं आ हुआ है। एक दूसरा सवाल है, आप महाराणा प्रताप समाज समिति के भी सचिव हैं और पर्यटन सलाहकार राज्यपाल की समिति के भी सचिव हैं। मैं चाहता हूँ फतेह सागर में जो बम्बैया बाजार है वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, उसके पीछे मोती मंडी की पूरी ज़मीन है, तो क्या सारे कियोस्क को पीछे लेने के लिए मोती मंडी अपनी ज़मीन दे सकती है? आज की जितनी उससे पहली बात तो ये सर कि हम लोगों को ये चीज़ तय करनी पड़ेगी कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या उद्देश्य के अंदर कहीं कोई हमारे को समस्या या कठिनाइयाँ आ रही हैं। आज की जहाँ तक सवाल है कि वो एक आज की तारीख में हम लोग ये मानते हैं कि शहर की लाइफलाइन, और अगर वहाँ पे अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था को हमारे को अटैक करना चाहिए, उस अव्यवस्था का हमारे को समाधान ढूंढना चाहिए। हम लोग किसी चीज़ को उजाड़ना, फेंकना किसी चीज़ को बहुत आसान है, हटाने में कितना टाइम लगता है, पर जो चीज़ वहाँ पर इतने वर्षों से बनी है
जहाँ पे शहर के मुख्यमंत्री तक भी जाकर बैठते हैं, चर्चा करते हैं, टहलने के लिए जाते हैं, और उससे ज्यादा एक आम नागरिक रोजमर्रे के ऊपर अपने जीवन को वहां पर मानता है। समस्याएं हो सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। रसोई में अगर एक से ज्यादा बर्तन होंगे तो थोड़ी आवाज तो होगी सर, और अपने को ये देखना है कि अगर उस चीज को अगर अपने को व्यवस्थित करना है तो मैं 500% उस चीज के लिए आपके साथ हूँ। कोई चीजों के अंदर अव्यवस्था है, किसी कारणों की वजह से कोई चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो उन चीजों को देखा जा सकता है और उन चीजों को करा जा सकता है। पर किसी को उठाकर बेरोजगार करके पीछे कर देना और उस चीज के ऊपर विचार उसके ऊपर इसके ऊपर, पर क्या उससे वो जी, बट अपने को सिर्फ एक चीज तय करनी है सर कि क्या उससे इस पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा, या भीड़ और बढ़ती जाएगी, तादाद और बढ़ती जाएगी, लोग और बढ़ते चले जाएंगे। तो उसका क्या है, परमानेंट सोल्यूशन है। मैं आज कर दूंगा, 2 साल बाद अपन आज वापस परिस्थिति के अंदर आकर बैठ जाएंगे। तो कोई इसका कॉन्क्रीट या फुल प्रूफ अगर सोल्यूशन हो तो उसके प्रति मैं 500% काम करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप कोई इस चीज की गारंटी लेता है कि इसकी 1000% समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी, और वहां पर जो लोग बैठे हैं उनसे अगर कोई सारे लोगों को मैं कन्विंस करवा दे, क्योंकि वो जरूर मेरे अकेले के बस की बात नहीं है और वो काम कोई अकेला नहीं कर पाएगा। तो अगर इस चीज के ऊपर अगर कोई तरीके से उन लोगों के साथ में बैठकर अगर एक मत अगर हो जाता है तो मैं बड़े खुशी के तौर के ऊपर इस चीज को विषय को देखने के लिए मैं तैयार हूँ। सर वहाँ पे जिनको दुकानें अलॉट हैं वो तो खुद ठेला लगा के खड़े हैं और दुकानें किराए पे देती है। मतलब एक दुकान की बात नहीं है, वहाँ सारी दुकानें लगभग एक ही है। उस पर कभी किसी तरह की मॉनिटरिंग या उस पर कभी कोई कार्रवाई आपकी तरफ से वहाँ पर हुई नहीं है, और वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है। जिसको मिली है उसकी तो मृत्यु हो गई है, उसके घर वाले चला रहे, उसने भी किराए पे दे दी और वो ठेला लगा के। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर आप, और आपके ऑब्जर्वेशन 1000% बिल्कुल सही है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ये पिछले 4-6 महीने से इस विषय के ऊपर काम किया जा रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है आपको इस बात को कहने के लिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो करी गई थी जो गैर कानूनी थी लोगों के द्वारा, और उन चीजों को सुधारा गया। और मेरे मायने में जो है वो भी और भी लोगों के साथ में इन चीजों के ऊपर काम चल रहा है और उन लोगों से भी बातचीत की जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा सर कि लोगों को बैठकर देखो, अगर हर बात सुनी जाती है अगर सलीके से कही जाती है, तो आज की तारीख में उन लोगों के साथ में बैठकर इस चीज के ऊपर विचार विमर्श कर मैं ये मानता हूँ कम से कम 80% मसले जो है आज की तारीख में बहुत साफ सुथरे तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, और कुछ थोड़े बहुत मसले और बचे होंगे जिनके ऊपर आज की तारीख में अभी काम चालू है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स आते हैं सर, वैसे वैसे इसके ऊपर हम लोग काम करना चालू करते हैं। तो अभी पिछले 6 महीने के अंदर ये सारे समय के ऊपर ये सारी चीजें आई थी जिनको देखा गया और फिर सुधारा गया, बातचीत करी गई और उनको दुरुस्त कर दी। सर एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज है जो झीलों के आसपास है, उदयपुर में जो भी घूमने आता है वो झीलों को देख कर जाता है, और चांदपोल और इस तरफ से जो बिछोला का जो पूरा एरिया है वो बहुत खराब है। आने वाले लोग वहाँ पर मतलब मुंह पे हाथ रखते और ऐसे निकलना पड़ता है। तो होटल इंडस्ट्री से एक अपील आपकी तरफ से हो जाए कि वो उनकी सफाई के लिए ध्यान रखें, वो सिर्फ अपने होटल के आसपास की जगहों का ध्यान रखें, उसके अलावा उनको झील से कोई लेना देना नहीं। तो जब झीलों में जो गंदगी हुई है, होटल इंडस्ट्री इसको इनिशिएटिव लेके अगर करे तो नगर निगम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, होटल इंडस्ट्री अपने आप में इनको साफ कर देगी। ये बुनियादी सवाल हो गया सर। अब मेरा ये तो फिर उस महकमे की जरूरत ही है अगर सारी चीजें अगर हम लोगों को ही करनी पड़ जाए। देखिए सर, एक हद तक की मदद करना एक अच्छी बात है। लकड़ी को एक हद तक मोड़ोगे ना तो लकड़ी को भी आनंद आएगा, बट लकड़ी को उससे ज्यादा मोड़ोगे ना तो टूट जाएगा। तो यही सिचुएशन हो आज की तारीख में। ढाबे वालों के ऊपर, होटल वालों के ऊपर, ठेले वालों के ऊपर एक हद तक का दबाव बनाने में 1000% आपके साथ होते हैं, बट ये कहाँ लिखा हुआ है कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है सरकारी, जमीनी, सारी चीजों की जिम्मेदारी ठीक रहा जो है उनके सर के ऊपर छोड़ दो। वो भी चीज मेरे हिसाब से जायज नहीं है। वो भी लोग एक इंसान है, वो भी एक व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बाजू की जगह का बिल्कुल उनको ध्यान रखना चाहिए, और जिनका काम है बाकी अन्य चीजों का ध्यान रखने का, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से करें, पूरी ईमानदारी से करें, और उसके अंदर भी अगर उन लोगों को कोई मदद चाहिएगी तो उसके अंदर उस चीज का भी मदद किया जाएगा, बट उस चीज की पूरी संपूर्ण सरकारी जिम्मेदारी जो है वो ले लें और अपने कोई विभाग की जरूरत ना पड़े। मैं ये मानता हूँ कि कहीं कहीं उस क्षेत्र के साथ में नाइंसाफी है। पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि जो अलग अलग तरीके की जो टूरिज्म आज की तारीख में अपने प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं ना सर, उनको पहले आइडेंटिफाई करें। आज की तारीख में एक अपना आज की
तारीख के अंदर अगर कोई आदमी नया होटल अगर खोलना चाहे, नए टूरिज्म के अंदर कोई सिलसिले में कोई काम करना चाहे, तो उसके जो जमीन का जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर, आज की तारीख में हेरिटेज टूरिज्म है तो उसके ऊपर, आज की तारीख में एडवेंचर का कोई टूरिज्म है तो उसके ऊपर, आज की तारीख के अंदर एयरपोर्ट्स को, एयरक्राफ्ट्स को लेकर जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी, क्योंकि एक बात हमको सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी और जो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम कहना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, या व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं भी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि पर्यटन विभाग को और एविएशन को अलग अलग जो है वो नहीं करना चाहिए। इन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं एक साथ देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्ट एट लार्ज, इनका कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो सकता है। आज ब्रॉडगेज लाइंस भी ट्रेन की उदयपुर के अंदर शुरुआत हो जाएगी, तो ये आज की तारीख के अंदर केवल नागरिकों के आवक जावक के लिए नहीं, बट पर्यटकों के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक चीज हो गई है। तो ये सारी चीजों को पहले अलग अलग खंड में देखा जाता था। हमारी गुजारिश लोगों के साथ में ये है कि इन चीजों को अलग करके नहीं देखें, इनको साथ में करके देखें, कि जिससे कि हम लोग नागरिकों के लिए भी, पर्यटकों के लिए भी इस चीज के अंदर बेहतर किया जा सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जैसे शहर के जैसे या प्रदेश के जैसे जो अन्य देश हैं, जो शायद हमारे से भी आधे साइज के होंगे, उनका एक स्टडी करना हम लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। उनके अंदर क्या पॉलिसीज है। आज सिंगापुर आप उठाइए सर, उसकी आप टूरिज्म पॉलिसी उठाकर देखिए। आज आप यूएई को उठाइए, यूएई के अंदर आप दुबई को उठा के देखिए, आप आबू धाबी को उठा के देखिए। तो आज की तारीख में ये लोग क्या पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं और किस प्रकार से काम कर रहे हैं और क्या क्या इन लोगों ने बेनिफिट दे रखे हैं, उसमें से अपनी सरकारों को, अपने देशों को, अपने प्रदेशों को क्या क्या चीजें देने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, उन चीजों को तो तुरंत प्रभाव से जिन चीजों को लागू किया जा सकता है वो करा जाए। और तीसरी बात जो एक आती है ध्यान में कि टूरिज्म को लेकर अब जैसे आदमी को अलग अलग जगहों के ऊपर भटकना पड़ता है। विदेश से अगर किसी आदमी को अगर उदयपुर आना हो तो एक विंडो के लिए आदमी को कहीं नहीं, उसको 10 जगह के ऊपर भटकना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इनकोऑपरेशन हो जाए। वो कोई आदमी गैरकानूनी काम तो कराना नहीं चाहता। आप कोई अन्य देश से आदमी अगर, जैसे साहब ने भी पहले पूछा या वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए पूछा, अगर कोई आदमी डायरेक्टली उदयपुर के अंदर आना चाहे तो आज की तारीख में उसके अंदर मुश्किलात काफी आती है। तो उसकी चीजों की जो है वो आसान कैसे किया जा सकता है और उसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट कर दें, उसकी जानकारी और आसानी से मुहैया हो जाए, तो उन चीजों को लेकर जो है वो चीज और बेहतर हो जाएगी। और जहाँ तक रहा सवाल कुछ अन्य टैक्सेस का, लाइसेंसेस का, तो वो चीजों के ऊपर एक बार वापस रिविजिट हो गई तो वो चीजें विस्तार में भी अगर एक्सप्लेन करना चाहे कर सकते हैं, पर उन चीजों के ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा गौर किया जाएगा तो वो भी जी। प्राधिकरण को लेकर भी बातें हुई और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी जो आपका विजन है उस पर अगर काम होगा और आप जो कहेंगे वो मजबूती से, जहाँ पर भी जिस प्लेटफॉर्म पर आप बात रखेंगे उसको अच्छे से सुना जाएगा, तो उदयपुर के लिए आपसे बहुत अच्छा होगा। मेरा एक आपसे सीधा सवाल है, सभी के जहन में है, आम जनता के उदयपुर के जहन में है, जिस तरीके से लक्षराज सिंह जी की सक्रियता बढ़ी है या कहीं तो गड़बड़ है। आपसे एक ही चीज जानना चाहते हैं, सीधा और सपाट जवाब चाहेंगे। आप एमपी बनते हैं, राजस्थान की विधानसभा में जाके कोई मंत्री बनते हैं तो जन सुनवाई कहाँ पर होगी? अब सबसे पहली बात तो मेरा एक आपसे जो है वो सवाल, हालांकि मेरी फितरत नहीं है सवाल में सवाल पूछने की, पर मेरे को सारा सवाल समझ में आ गया, पर इसमें गड़बड़ क्या है मेरे को ये बताओ। इसमें गड़बड़ वाली बात क्या है? करनी है अभी सर प्रतापपुर केंद्र में एक राष्ट्रीय संघ के एक बड़े सवाल है या कोई और चीज करने का सवाल है। मैंने हमेशा से कहा है, मैंने अभी भी कहा कि देखिए दरवाजे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए बंद नहीं है। तो सामने आना चाहे, कार्य करना चाहे, बनना चाहे, वो बेशक बन सकता है। पर आज की तारीख मेरा उद्देश्य जो है काम करने का, वो मैं बखूबी कर ही रहा हूँ। आज की तारीख में इंसान जब उस स्तर के ऊपर पहुंचता है तो क्या करना चाहता है? जन सेवा करना चाहता है कि लोगों के साथ में जुड़ना चाहता है, पर उसमें वो बहुत सारी और अन्य चीजों के अंदर बंध जाता है। आज की तारीख में उस मामले के अंदर मैं थोड़ा सा अपने खुद के सोच के हिसाब से जिन जिन क्षेत्रों के अंदर काम करने की एक इच्छा है, दिलचस्पी है, रुझान है, लोगों का जिसके अंदर सहयोग है, उसके अंदर एक काम करके जो है वो सामने लाया जा सकता है। आज मुझे खुशी है कि जो 5 साल पहले बात नहीं थी वो आज आप लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मैं किसी न किसी सही दिशा के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस शहर में नहीं पूरे
देश के आंख नाक कान मुंह है सर। तो जब आप लोगों से कोई चीज सुनने को मिलती है तो हम लोगों का भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। और अब आने वाले समय के अंदर अगर इंसान इस चीज के कदम अगर उठाता है तो जरूर आप लोगों के साथ में बिना राय मशवरा करके नहीं हो जाते हैं। इतने बड़े व्यक्ति थे, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उनके वंशज हैं, आप उस परंपराओं को आगे लेके चल रहे हैं, जनसेवा के सरकारी कार्य आप कर रहे हैं, तो जब इस तरह की खबरें आती है तो आपको क्या लगता है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को कि जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के महान पुरुषों का किसी भी रूप में नाम ले या किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, तो उसके आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मेरा सवाल रहेगा कि अगर देश की बात करें तो राष्ट्रवाद जो शब्द है उसको हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के और बताने में लगा हुआ है, लेकिन अगर राष्ट्रीयता क्या होती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम क्या होता है, तो वो भी अगर देशवासियों को अगर किसी ने संदेश दिया तो वो मेवाड़ राज परिवार ने दिया है, मेवाड़ ने दिया है। महाराणा प्रताप ने किस तरह से आज़ादी के लिए जंग लड़ी, वो जंगलों में रहे, तो आज की तारीख में क्या मेवाड़ जो है संदेश देना चाहेगा उस राष्ट्रवाद को लेकर? आखिरी सवाल के साथ बहुत भारी सवाल पूछते हैं। एक आखिर मैं भी पूछूंगा। देखिए सर, अगर ईमानदारी से एक शब्द में अगर मैं आपको आपके सवाल के पहले हिस्से का अगर जवाब दूं ना, तो पीड़ा होती है, ईमानदारी से पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, दिल आहत होता है कि, और ये आपने दूसरी बात जो आपने जो जुमला कहा उस चीज को अगर मैं लेऊं कि हम उनके वंशज हैं, तो मैं उसी सांस में ये बात भी कहना चाहता हूँ कि कोई वो हमारे इकलौते हमारे ही नहीं हैं। उन लोगों ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान जो दिया वो कोई किसी इकलौते एक परिवार के लिए या एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया। उस टाइम के, उस समय के लिए आज का जो एक देश बना है या बनने जा रहा था, वो उसके बाद उस चीज के लिए दिया। तो क्या हम लोगों ने उस चीज की कदर करी? क्या हम लोगों ने उस चीज का सम्मान करा? और हम लोग उतना दूर भी नहीं जाएं तो सर आप मेरे को एक बात ये बताइए कि सन 47 के अंदर सबसे पहला 563 स्टेटें थी इस देश के अंदर जिन्होंने भारत को बनाया, उसमें सबसे पहला और प्रथम कदम किसने उठाया सर? और क्यों उठाया सर? क्योंकि जिस शख्स ने स्वतंत्रता शब्द का जन्म दिया, उनका सपना ही यही था कि एक आज़ाद देश बने जिसके अंदर सब लोग एक समान तरीके से जिए, सब लोगों को अपने अपने अधिकार मिले, सब लोग जिम्मेदारी से अपने जिम्मेदारी का जो है वो जिम्मेदारी से भी जिए, जिम्मेदारी का निर्वाह भी करें, सारी चीज़ें करें। वो कोई इन चीज़ों के लिए जहाँ पर कोई लोग गैर जिम्मेदाराना बात कर दें, इस पर्ची को दिखाते हुए कि हमारे पास में आज़ादी है इस बात को कहने की, क्या वो चीज़ जायज़ हो जाती है? और दूसरी बात ये कि अगर किसी ने कुछ कह दी तो अपन सब लोगों ने जो है वो ये किस्सा तो सुना ही होगा कि अक्ल बड़ी के भैंस। मैं अपने एक प्रोफेसर के साथ में बैठा हुआ था और हम लोग रात में बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो इन मुहावरों की किताबों के ऊपर पढ़ेगा कि एक एक मुहावरा कई बार इंसान पढ़ लेता तो किताबों की जानकारी मिल जाती। तो इस अक्ल बड़ी के भैंस वाले मुहावरे में आके हम लोग अटक गए। कम से कम 6-7 घंटे इसके ऊपर हमारी चर्चा चलती है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि इसका सही मुहावरा और सही उच्चारण क्या है? अक्ल बड़ी के भैंस, मैंने कहा भैंस थोड़ी बड़ी होती है, अकल बड़ी होती है। उन्होंने कहा नहीं। मैं भी थोड़ा सा मैंने कहा फरमाइए मार्ट साहब, तो मैंने कहा क्या है? मैंने कहा क्यों अपन वो कर रहे हैं? तो बोले कि आप इसके अंदर पीछे जाइए कैसे चीजें टूटती हैं। तो मैंने कहा फरमाए। तो उन्होंने कहा कि ये अक्ल बड़ी की भैंस नहीं, जब कोई बुजुर्ग बगल में से निकल रहा होता और चूंकरी पे 2 युवा बैठे होते और वो बहस कर रहे होते, तो वो कहते कि अक्ल बड़ी के बहस क्यों कर रहे हो, अक्ल से काम लो। तो जब और लोग कोई ऐसे मुद्दों को अपने लालच के लिए बीच पर लेकर आ जाएं और उस चीज को चौराहे पर लाकर रख दें, तो उस चीज के अंदर उतर के बहस करना मैं मानता हूँ कि कोई ठीक काम नहीं होता है। तो इस वजह से जो चीज़ है, आदमी अपनी आहत को अपनी आत्मा में रखता है और ऊपर वाले से ये दुआ करता है कि उनको सद्बुद्धि दे और ऐसा काम ना करें।
जिन चीज़ों के अंदर और उस बहस के अंदर शामिल होने में मतलब ईमानदारी से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हम लोग सब ये मानते हैं कि वो लोग सब भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके जो हितैषी हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि प्राइवेटली भी उन तक ये बात की जा सकती हो कि साहब ऐसा ना करें, ये चीज़ ठीक नहीं है, उनको भी शोभा नहीं देती। जिस संस्कृति से हम संबंध रखते हैं उनको भी शोभा नहीं देती, और पीड़ा और दुख के अलावा तो इसके अंदर आदमी और क्या कर सकता है। और उस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रेरित होकर उस चीज़ को एक अच्छे ढंग से स्वरूप को खत्म करने के लिए या उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, जो करते हैं। राष्ट्रवाद को एक छोटा सा सवाल है सर, ये तो देखिए सर, आज की तारीख में अगर राष्ट्रवाद को किसी ने अगर अपने हित के लिए अगर मरोड़ा है, पर अगर वो राष्ट्र के हित के खिलाफ नहीं है या जन के हित के खिलाफ नहीं है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बट अगर उसके अंदर केवल और केवल उन्हीं की ईर्ष्या, लालच, मंशा अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको लपेट कर और उसको पुरसा जा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। अगर आज की तारीख में हम लोग अगर ये कहें राष्ट्रवाद के सोच के साथ में कि उदयपुर को खूबसूरत रखना चाहिए, उदयपुर को हरा भरा रखना चाहिए, उदयपुर को जो है वो झीलों को जो है उसका संरक्षण करना चाहिए, तो उसमें ये मैं मानता हूँ कि ये एक हित के अंदर है, उसके लिए वो चीज़ ठीक बैठती है। पर अगर लोग उसको किसी भी प्रकार से बौना करके अपने निजी स्वार्थ तक अगर उसको सीमित कर दें, तो वो तो चीज़ गलत है। हेलो, इधर आपके अंदर कोई संभावना तलाशती है तो इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करेंगे या ठुकराएंगे? छोटा सा मेरा सवाल है, यस या नो में आप बताएं। कौन पार्टी आ रही सर? जो भी आए, कोई अगर देखती है आने तो लक्षराज सिंह बड़े एक्टिव है आप लगातार, तो कोई अगर ऐसा समझता है और किसको लगता है कि हमारी पार्टी में लेने से हमको फायदा है और आपको अगर प्रस्ताव भेजती है, तो आपको क्या लगता है, जाना चाहिए? आप मेरे पास मेरा नंबर आपके पास में है, आप उनको बिल्कुल दे सकते हैं। मैं बिल्कुल उनसे बात कर लूंगा और मैं बिल्कुल उनको स्पष्ट जवाब दे दूंगा। उदयपुर में नाइट टूरिज्म की कोई एक्टिविटी नहीं है और नाइट फूड स्ट्रीट की डिमांड बहुत समय से चल रही है, मगर टूरिस्ट को वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम उदयपुर की बहुत बड़ी जो पर्यटन को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि फॉरेन में बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, मैं एक किस्सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उदयपुर में इंडियन क्रिकेट टीम आई थी प्रैक्टिस के लिए और वो वापस चली गई थी सेकंड डे, क्योंकि वो यहाँ की फैसिलिटीज हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा साधन है। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप मुद्दे उठाते हैं? सर देखिए, जहाँ तक नाइट टूरिज्म का सवाल है, इसके अंदर इशू केवल नाइट टूरिज्म तक सीमित नहीं रह जाता, इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर इशू आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस विभाग को इस चीज़ की हरी झंडी देना ज़्यादा जरूरी है कि क्या वो लोग लॉ, क्राइम, ये जो आज की तारीख में हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, हम लोग किसी भी प्रकार से उस चीज़ के अंदर शामिल या शरीक नहीं होना चाहते जिसको किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ों को कहीं बढ़ावा मिले। आज ही जो है वापस कुछ रेगुलेशंस थे, कुछ वापस नोटिस थे जो जारी किए गए और जिसके ऊपर वापस सख्ती जारी कर दी कि 10 बजे या 10:30 बजे कुछ चीज़ों को बंद करना है, उन चीज़ों को वहाँ से समेटना है, खत्म करना है, आगे बढ़ाना है। तो वो कहीं ना कहीं एक क्लैश अपने लॉ एंड ऑर्डर के साथ में भी होता है और किसी भी प्रकार से हम लोग ये नहीं कहेंगे कि कानून के उल्टे हाथ पे जाना चाहिए। सर अगर एक व्यवस्थित दायरे के अंदर अगर कोई काम हो सकता हो तो उसकी लालच ज़्यादा क्यों करनी? सर गांधी जी ने भी कहा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट देयर इजंट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। जितना चाहिए उसके हिसाब से सबके लिए प्राप्त है, पर लालच का कोई उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं। अब पर्यटन आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10:30-11 बजे तक कर रहे हैं तो वो ठीक है, मतलब उसके अलावा कुछ चंद दिन इधर उधर हो जाते हैं तो आटे में नमक सब जगह भी चलता है, कोई के अंदर मांग नहीं चलेगी। और ये आप किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र, किसी भी व्यवसाय को आप उठाकर देख लीजिए, ये प्राकृतिक एक नियम है और ये चलता है, चलना भी चाहिए और हेल्दी रहता है। पर उस चीज़ को अगर बड़ी अति उस चीज़ की करेंगे या ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ाएंगे तो और आदमी आराम से उसके बाद में भी जाए तो घर पे बैठे या अपने बीवी बच्चों के साथ में बैठे, अकेला आया है तो अपने साथ में वक्त गुजारे। और ये शहर ऐसा है, अक्सर मुझसे पूछते हैं कि उदयपुर शहर को बताइए, तो मैं ये कहता हूँ कि ये शहर ऐसा है जब खामोशी सुनाई है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्रति भी जो है वो जानना चाहिए। और एक मैंने ट्रक के पीछे बहुत ही खूबसूरत और शायद मेरे हिसाब से इसके बाद में बस चर्चा को अगर आप लोग चाहें तो उसको मैंने खूब प्रकटित कर दिया वैसे भी आप लोगों को। बट एक ट्रक के पीछे बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई थी सर कि बहुत दूर जाना पड़ता है किसी को पास से जानने के लिए। तो कई बार क्या है, ये शहर वो मौका देता है
आपको कि आप इतनी सारी चीज़ों से दूर जाते हैं, अपने आप को भी शायद कभी पास से जानने का अपने आप को भी मौका देना चाहिए। और पर्यटन के लिए अन्य क्षेत्र, अन्य जगह, अन्य वक्त खुले हैं और उस वक्त को भी एक हद तक अपन जो है वो अपन रखें जहाँ तक वो एक जायज़ तरीके से हो और उसका आनंद और लुत्फ भी लिया जा सके। और जहाँ तक वक्त की बात है तो वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है, कर नहीं सकता तो अपन इसको नहीं सर, मेरा मतलब है कि यूथ इतना आपसे जुड़ा है तो उनको आप अपनी वैल्यूज कैसे पूछते हैं? वही सवाल का जवाब, बिल्कुल वही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की 6 घंटे पहले की पोस्ट है नहीं डाली, अभी तो डाल नहीं सकता, 6 घंटे पहले की डाली, इसके अंदर मैं कोई पाखंड भी नहीं कर सकता। तो मेरा आज का यूथ का सवाल ये था कि लोग जो हैं अपनी संस्कृति से और जगहों से दूर जाते जा रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने आज के अंदर जो सवाल पूछा है मैंने, लोग दूसरे के खाने को तो चटकारे ले लेके खाने में बहुत आनंद आता है, उसके अंदर गलतियां निकालने में भी बहुत आनंद आता है, फितरत ऐसी होती है और हमें ठीक ही बनाया था, उगाड़ तो तो उसी के अंदर मैंने आज इन लोगों से पूछा कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर वापस अपनी दिलचस्पी को वापस बढ़ाएं। तो आज का सवाल और आज को मोटिवेट करने का सवाल मेरा था कि आपने किसके लिए खाना बनाना पसंद, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग भी इस चीज़ को देखें और हमारी स्किल्स और इन चीज़ों के प्रति भी आए। इन चीज़ों को या मम्मी को कह दिया मम्मी कर लेगी, या कोई दीदी को कह दिया दीदी कर लेगी, या भाई को बोल दिया भाई अच्छा खाना बनाता है तो भाई बना लेगा। पर हम लोग खुद इस चीज़ को कब हम लोग करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ के प्रति वापस जो है वो एक जागने की एक आवश्यकता है। आप कल परसों की भी अगर आप पोस्ट देखेंगे तो बड़े खूबसूरत आयोजन के पीछे ही कहानी। अगला नाम हेमंत जी जोशी, ये महारत हासिल है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तीसरा नाम, तालियों में कमी ना होने पाए,